हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता सुबुई खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सबसे पहले आपका रुख करूंगी मैं अनुराग भदौरिया जी। सरकार की तरफ से स्पष्ट साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सीएए की तर्ज पर दंगा फैलाने की कोशिश थी और इसके लिए जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट बनी और किस तरह से विदेशी फंडिंग इस मामले में की जा रही थी उसे लेकर अब प्रवर्तन निदेशालय भी सक्रिय हो गया है। हाथरस को शाहीन बाग मॉडल बनाने की कोशिश थी क्या? अनुराग भदौरिया जी, मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। अरे आप उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी हैं। आप ये बताइए कि हाथरस में रात के अंधेरे में जिस बच्ची को आपने अंतिम संस्कार किया उसके डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसके परिवार को उसका चेहरा क्यों नहीं देखने दिया? इसके बारे में भी नहीं बोलते, एक बार भी आप हाथरस जाने की नहीं सोचते, पीड़िता के घर जाने के मिलने की आप कोशिश भी नहीं करते कि जहां पीड़िता से मिला है उनसे पूछे क्या हो रहा है। उसके घर के अगल बगल में पंचायत चल रही है, वहां पे जातीय दंगे की पंचायत कौन कर रहा है? सरकार को तो मालूम है, सरकार क्यों नहीं उनको अरेस्ट करती है? फिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, फिर 6 साल की बच्ची के साथ हाथरस में अभी अन्याय हुआ तो क्या ये भी जाति दंगा है? लगातार अभी हुआ हाथरस में 6 साल बच्ची के साथ, ये किसकी साजिश है? 6 साल बच्ची के साथ हापुड़ में हुआ था, वो किसकी साजिश थी? भदोही में बच्ची के साथ हुआ, वो किसकी साजिश थी? लखीमपुर में बच्ची के साथ हुआ, वो किसकी साजिश थी? उन्नाव में बच्ची के साथ हुआ, वो किसकी साजिश थी? और मुख्यमंत्री जी आपके तो गोरखपुर में भी हुआ था बच्ची के साथ, वो किसकी साजिश थी? लगातार बच्चियों के साथ, चाहे आजमगढ़ की बात हो, चाहे बलरामपुर की बात हो, चाहे बुलंदशहर की बात हो, लगातार अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, वहां किसकी साजिश थी? इसके मतलब लगातार बच्ची के साथ अन्याय होगा जब विपक्ष रोड पे आएगा, जब आपको लगेगा कि सत्ता समाजवादी पार्टी रोड पे आ गई और आपकी सत्ता हिलने लगती है, तब आपको इशू को डाइवर्ट करने के लिए इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं कि चलो ठीक है। आपका आरोप है कि सरकार इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे पास हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा भी आ जाएं तो उससे आपके इस सवाल का हम जवाब लेंगे। चलिए, संबित पात्रा जी भी आ गए हैं हमारे साथ। संबित पात्रा जी, डॉक्टर संबित पात्रा, आरोप यहाँ पर यह लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जी विपक्ष की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि यहाँ पर घटना से ध्यान हट जाए इसके लिए सरकार ऐसा कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये 4 गिरफ्तारियां हमारे सामने दिखाई देती है, जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट दिखाई देती है। लेकिन ये समझना होगा आज हम सबको कि ये 2 अलग मामले हैं। हाथरस में पीड़िता को इंसाफ मिले ये अलग बात है और दंगों की साजिश को लेकर जो तार जुड़ रहे हैं वो अलग बात है। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 2 अलग विषय हैं। पहली बात है, जहां तक हाथरस की पीड़िता का सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसी कारण से हमने देखा है कि इस प्रकार से एक समयबद्ध तरीके से एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को समयबद्ध रूप से इसके नतीजों को देना पड़ेगा, रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, वो काम तो चल ही रहा है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी पेशकश मुख्यमंत्री साहब ने किया है और अगर नार्को टेस्ट की आवश्यकता पड़े तो वो भी किया जाएगा। किसी प्रकार से भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 1, जहां तक इस पूरे मसले का फायदा उठाते हुए, राजनीतिक फायदा उठाते हुए कुछ लोग उत्तर प्रदेश में दंगों की परिस्थिति को बनाना चाहते हैं, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने देखा है किस प्रकार कुछ लोगों ने पैसे देकर, टेलीफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी देखा है, कुछ लोगों ने पैसे देकर ये ल्योर करने की कोशिश की है, परिवार को आकर्षित करने की कोशिश की है कि आप इस प्रकार से कुछ डिमांड करिए और इंतजार करिए, प्रियंका गांधी आएंगी तो वो इन पूरे विषयों का संज्ञान भी लेंगी। हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार फेक न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। लगभग 19 एफआईआर, 21 में से 19 एफआईआर जो हुए हैं वो एफआईआर फेक न्यूज सोशल मीडिया में जो है उनको लेकर हुए हैं। झूठी तस्वीरें, झूठे वीडियो, इनके माध्यम से जातिगत दंगे फैल जाए, धर्म के आधार पर बलरामपुर में दंगे फैल जाए, यह कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमान को लड़वा दो, ठाकुर और दलितों को लड़वा दो। और एक स्टेटमेंट आप देखिए, एक नेता है, कल उसने एक स्टेटमेंट दिया, जो भी व्यक्ति मुझे ठाकुर की लड़की ला के देगा मैं उसे करोड़ों रुपए दूंगा। आप बताइए ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है? बिल्कुल। और देखिए संबित जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है। हम भी आज तक के मंच से लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आप किसी भी ऐसी बात पर ना तो यकीन करें जब तक कि वो ऑथेंटिक और सही बात ना हो, और ना ही ऐसी बातों को आगे प्रचारित करें, क्योंकि दंगा, इस तरह की हिंसा की घटनाएं ये अपने आप में बेहद संवेदनशील हैं। तो इतना जिम्मेदार हर शख्स को होना चाहिए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। कुमार अभिषेक के पास चलते हैं लखनऊ में। कुमार, देखिए, जो सरकार ने जानकारियां अभी तक साझा की हैं, जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट बनती है और रातों रात वो वेबसाइट बंद हो जाती है जब छापेमारी शुरू होती है, और जिस तरह से पीएफआई, एसडीपीआई, इस तरह के कनेक्शंस की बात सामने आ रही है, ये जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं आज, कितनी इंपॉर्टेंट ये गिरफ्तारियां हैं और कैसे पुलिस इन तक पहुंची है? देखिए मीनाक्षी, 2 दिन पहले से ये तमाम चीजें शुरू हुई। सबसे पहले एक अज्ञात एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें इस बात का इनपुट था कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ भड़काने की कार्रवाई हो रही है। शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है, और देर रात, यानी कि परसों देर रात को जब ये बात सामने आ गई कि एक वेबसाइट है जस्टिस फॉर हाथरस और उसमें तमाम तरह के आपत्तिजनक चीजें लिखी गई हैं, उसमें फंडिंग की बात की गई है, उसमें दंगे से बचने और दंगा कराने की बात की गई है, तो इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के जांच के कान खड़े हुए और उसके बाद ताबड़तोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं हिरासत में लोग लिए गए, गिरफ्तारियां हुई, और कल जो देर रात को 4 लोग पकड़े गए हैं उसमें से एक केरल का है जो पीएफआई का सदस्य है, बकायदा मास्टरमाइंड उसको सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है। और ये जो जितनी जानकारियां निकल करके आई हैं पिछले 24 घंटे में, उससे ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं हाथरस के पीछे एक बड़ी साजिश काम कर रही थी, और जिस तरह के पोस्टर्स, जिस तरह के आपत्तिजनक साहित्य निकल करके आए हैं, इसे एक नया रूप देने की तैयारी थी, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों का दावा है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस तरफ इशारा किया था और कहा था कि इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और 4 लोग जो पकड़े गए हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक केरल का भी बताया जा रहा है। तो अभी आगे की और जांच चल रही है, लेकिन अभी और देखना बाकी है कि इसमें और क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं। और देखिए, बिल्कुल अभिषेक, प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री अब इस मामले में हो रही है और वो भी बहुत जल्द इसमें केस जो है वो दायर करने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर ये निकल कर आती है कि 2 मामले अलग हैं। अगर इन 2 को एक साथ रखकर देखा जाएगा तो ये अपने आप में एक भूल है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये कि सरकार ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश थी, उसके खिलाफ जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये अपने आप में बेहद गंभीर और संजीदा मामला है।